平国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम प्रारंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम उपन्यास खोखला पहाड़ और पशु की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। यहाँ सुने आज के मुख्य समाचार। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बच्चों से क्रांतिकारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। शी जिनपिंग का लेख भविष्योन्मुखी योजना और भविष्य के उद्योगों का विकास प्रकाशित होगा। और चाओलाची ने रूस की आधिकारिक मैत्रीपूर्ण यात्रा की। अब आप अखिल पैरों से सुनिए आज के पूरे समाचार। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। इस अवसर के पूर्व संध्या पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पूर्वी चीन के शंघाई शहर और चंगजियांग प्रांत में स्थित चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जन्म स्थलों से जुड़े स्मारकों में छात्रों को मार्गदर्शन देने वाले यंग पायनियर्स के प्रतिनिधियों को लिखे गए पत्र का उत्तर देते हुए बच्चों और युवाओं से क्रांतिकारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। शी ने छात्रों को निरंतर ज्ञान अर्जित करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने देश भर के सभी बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने जवाबी पत्र में शी ने कहा कि उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि छात्र शंघाई में सीपीसी की प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस के आयोजन स्थल और चंगजियांग प्रांत के नानहू झील पर स्थित प्रसिद्ध लाल नाव से जुड़ी पार्टी के इतिहास, क्रांतिकारी गाथाओं और वीरतापूर्ण कार्यों को पूरे समर्पण के साथ लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया ने छात्रों के मन में पार्टी, देश और समाजवाद के प्रति प्रेम की भावना को मजबूत किया है तथा उनके व्यक्तिगत विकास में भी सकारात्मक भूमिका निभाई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भविष्य उन्मुखी योजना और भविष्य के उद्योगों का विकास शीर्षक लेख 1 जून को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी केंद्रीय समिति की प्रमुख पत्रिका क्यूसी जर्नल के इस साल के 11वें अंक में प्रकाशित होगा। लेख में कहा गया है कि भविष्य के उद्योगों का विकास और उनका पोषण करना विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी स्थान प्राप्त करने, विकास की पहल को अपने हाथ में रखने, नई गुणवत्ता वाली उत्पादक शक्तियों को विकसित करने, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के निर्माण तथा लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये लोगों के सर्वांगीण विकास और समाज की समग्र प्रगति को भी बढ़ावा देगा। लेख के अनुसार हाल के वर्षों में सीपीसी केंद्रीय समिति ने भविष्य के उद्योगों के विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। रूस की संघ परिषद की अध्यक्ष वैलेंटीना मात्वियेंको और स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष व्याचेस्लाव वोलोडिन के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति के अध्यक्ष चाओलाची ने 27 से 30 मई तक रूस की आधिकारिक मैत्रीपूर्ण यात्रा की। यात्रा के दौरान उन्होंने मॉस्को में मात्वियेंको और वोलोडिन के साथ अलग अलग वार्ताएं की तथा चीन रूस संसदीय सहयोग समिति की 11वीं बैठक में भाग लिया। मात्वियेंको और वोलोडिन के साथ अपनी अलग अलग बैठकों में चाओलाची ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रणनीतिक मार्गदर्शन में नए युग के लिए चीन रूस व्यापक रणनीतिक समन्वय साझेदारी लगातार उच्च स्तर पर विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रपति पुतिन ने चीन की सफल राष्ट्रीय यात्रा की, जिसके दौरान दोनों नेताओं ने गहन, मैत्रीपूर्ण और फलदायी वार्ता की। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने व्यापक रणनीतिक समन्वय को और मजबूत करने तथा पड़ोसी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करने संबंधी एक संयुक्त बयान पर भी हस्ताक्षर किए। चाओलाची ने कहा कि चीन रूस संबंध अब अधिक सक्रिय और तेज विकास के एक नए चरण में प्रवेश कर चुके हैं। चीन रूस के साथ मिलकर दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच बनी
महत्वपूर्ण सहमतियों को पूरी तरह अलग करने के लिए तैयार है। 30 मई को यूरोपीय आयोग द्वारा चीन के साथ संबंधों पर जारी चर्चाओं के संबंध में पूछे गए एक सवाल के उत्तर में चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन और यूरोप के बीच संवाद और संपर्क के सभी रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि दोनों पक्ष व्यापार एवं निवेश परामर्श तंत्र की स्थापना पर विचार कर रहे हैं और इस संबंध में आगे वार्ताएं की जाएंगी। प्रवक्ता ने कहा कि चीन यूरोपीय आयोग द्वारा चीन के साथ संबंधों पर की जा रही चर्चाओं पर करीबी नजर रखे हुए है। चीन को आशा है कि यूरोप दोनों पक्षों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमतियों को लागू करने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यूरोपीय संघ एक तरफा रूप से नए व्यापारिक उपाय लागू करता है या भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों को जारी रखता है तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए आवश्यक और प्रभावी जवाबी कदम उठाएगा। 30वीं शंग्रीला संवाद में भाग ले रहे चीनी जनमुक्ति सेना के विशेषज्ञ प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वांग xiangqing ने शनिवार को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय अनेक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। सभी देशों को युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास के प्रति सतर्क रहना चाहिए। उनके अनुसार चीन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक शासन पहल विश्व के लिए चीनी अनुभव, दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करते हैं। एक समानांतर सत्र को संबोधित करते हुए वांग xiangqing ने कहा कि दुनिया इस समय कई गंभीर संकटों से जूझ रही है। इनमें महाशक्तियों की वर्चस्ववादी नीति, परमाणु संघर्ष का बढ़ता जोखिम, परमाणु अप्रसार व्यवस्था का क्षरण और वैश्विक शासन प्रणाली में बढ़ती अव्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि चीन की वैश्विक सुरक्षा पहल साझा, व्यापक, सहयोगात्मक और सतत सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है। चीन के थिएंचिन शहर में आयोजित 2026 विश्व बुद्धिमान उद्योग एक्सपो 30 और 31 मई को आम जनता के लिए खोला गया है। इस साल की एक्सपो में प्रदर्शनी, प्रतियोगिताएं, व्यावसायिक संपर्क एवं सहयोग वार्ताएं, आदान प्रदान कार्यक्रम तथा अंतःक्रियात्मक अनुभव जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की गई है। इन आयोजनों ने बुद्धिमान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, संवाद और समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध कराया है। एक्सपो में 6 विषयगत प्रदर्शनी क्षेत्र बनाए गए हैं, जिनमें 541 कंपनियां भाग ले रही हैं। 30 मई तक मुख्य प्रदर्शनी स्थल पर कुल 1,82,000 से अधिक आगंतुक पहुंच चुके हैं। प्रदर्शनी में बुद्धिमान विनिर्माण, निम्न ऊंचाई अर्थव्यवस्था, स्मार्ट टर्मिनल और अन्य उभरते क्षेत्रों से जुड़ी 200 से अधिक नवोन्मेषी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। 2026 वैश्विक पारिस्थितिक सभ्यता निर्माण यानी अरहाई झील वर्ष का मुख्य सम्मेलन 30 मई को दक्षिण पश्चिमी चीन के यूनान प्रांत के ताली शहर में आयोजित किया गया। एक खूबसूरत चीन के लिए मिलकर नवाचार को आगे बढ़ाना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में चीन, जर्मनी, कनाडा, थाईलैंड सहित 16 देशों के 200 से अधिक अतिथियों ने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। सम्मेलन में प्रतिभागियों ने कहा कि पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका मानना था कि नवाचार आधारित विकास से कम कार्बन परिवर्तन को गति दी जा सकती है और उच्च गुणवत्ता वाले वैश्विक विकास के लिए नई ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है। चीनी पेचिंग समय अनुसार रविवार सुबह 2:07 पर छिछांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 2D प्रक्षेपण यान के माध्यम से सैटेलाइट इंटरनेट प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। उपग्रह को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया, जिससे यह प्रक्षेपण मिशन पूरी तरह सफल रहा। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन रहे हैं अपनी बहन दोस्त मीरा भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम।
चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपने दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, इस कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि दोरजी को बहुत समय बाद कैद खाने से बाहर निकाला जाता है। वसंत की खुशबू से उसके पैरों में जान आती है, लेकिन अभी भी दोरजी को रिहा नहीं किया गया है, बल्कि उसे इसलिए बाहर निकाला गया है ताकि दूसरे कैदियों की तरह एक ट्रक में भरकर उसे बाहर कस्बे में सभी लोगों के सामने ले जाया जाए। वहाँ एक मंच पर पहुँचने के बाद दोरजी को पता चलता है कि कुछ लोगों को मृत्यु दंड दिया जा रहा है। इस बात से दोरजी बहुत डर जाता है। वहाँ से उन्हें एक ट्रक में भरकर फिर से किसी दूसरे कस्बे में ले जाया जाता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। दोरजी ने तेजी से सिर हिलाया और चिल्लाया। हालांकि मुंह में कपड़ा ठूसा होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं आ सकी। यह तो सचमुच अब उसके बर्दाश्त से बाहर की बात थी। संतरियों को नींद आ रही थी। इसकी वजह लंबी यात्रा की थकान थी और इस पहाड़ी क्षेत्र में लोगों की कमी, जो उन्हें देखने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। उन्होंने सोचा कि दोरजी को लेकर थोड़ा मजा किया जाए, इससे उनकी नींद भी टूट सकेगी। सड़क के दूसरे छोर पर जहाँ वे लोग रुके थे, एक बड़ी ऊंची चट्टान थी जो तकरीबन 20-30 मीटर ऊंची थी और उस चट्टान से नीचे एक नदी बह रही थी। दोरजी को कॉलर पकड़कर घसीटते हुए वे चट्टान तक ले गए। उसके बाद किसी ने उसे पीछे से पकड़कर चट्टान के सिरे से आगे की ओर ठेल दिया और उसका पैर हवा में लहराने लगा, जिससे उसके मुंह से तेज चीख निकली। उसे चीखते देख फिर पकड़कर पीछे खींच लिया गया। आतंक से ग्रस्त दोरजी ने सुना कि उसको यातना देने वाले जोर जोर से हंस रहे हैं। जरा देखो, अब वह पेशाब कर रहा है। उनकी हंसी इतनी तेज थी कि नीचे बह रही नदी का शोर भी उस हंसी में डूब गया। दोरजी के सिर में एक तेज धमाके जैसा कुछ हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी पैंट गर्म पेशाब से गीली हो रही है, पर वह पेशाब रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। उसके अंदर अजीब सी वितृष्णा हुई और इसी के साथ उसे थोड़ी राहत भी मिली। दोरजी के मुंह से एक कराह निकली और उसके मुंह में ठूसा गया कपड़ा भी बाहर निकल गया। उसके गले से निकली आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि उसे सुनकर संतरी हक्का बक्का रह गया। दोरजी ने क्षण भर के लिए उनकी ओर देखा, फिर उसने उस चट्टान से खुद को हवा में फेंक दिया। उसने महसूस किया कि नदी से उठती ठंडी हवा, जिसे वह बहुत दिनों से चाह रहा था, उसके शरीर को छू रही थी और एक ताजगी का एहसास हो रहा था। जब तक संतरियों ने यह महसूस किया कि क्या हो रहा है, दोरजी नदी में विलीन हो चुका था। उन लोगों ने एक साथ गोलियां चलाई, लेकिन वे सारी गोलियां नदी में ओझल हो गई, जैसा कुछ हुआ ही ना हो। दोरजी नदी के जल में कहीं खो गया था। संतरियों में से एक ने अपनी घड़ी की ओर देखा। सवेरे के 10:30 बजे थे। यही वह दिन था जब गांव के जंगल से आग की पहली लपट दिखाई दी थी। जिस दिन आकाश में काले बादल प्रकट हुए थे, उसी दिन एक और अजीबोगरीब घटना घटित हुई, जिसने सुओं को और इंजन को तथा गांव के उन युवकों को काफी क्रोधित कर दिया। प्रोडक्शन टीम के नेता कैंसांग वांगडू बीमार पड़ गए। दरअसल वह उस समय बीमार पड़े जब खाना बनाने से पहले प्रार्थना करने में लगे थे। यहाँ की प्राचीन परंपरा है कि खाना बनाने के पहले लोग प्रार्थना करते हैं। जाहिर सी बात है कि प्रार्थना शब्द ही बहुत प्राचीन है, लेकिन अब तो एक नया समाज आ गया था और इसलिए इस पुराने शब्द को एक नया अर्थ दे दिया गया था। अब प्रार्थना का अर्थ भगवान बुद्ध और अन्य देवताओं की उपासना से नहीं होता था। अतीत में चीगांव के हर घर में खाना बनाने वाले चूल्हे के पास एक छोटा सा पूजा ग्रह होता था। इन पूजा ग्रहों में बोधिसत्व की एक प्रतिमा होती थी और रोज के काम आने के लिए
रचना की 2 पुस्तकें रखी जाती थी। कभी कभी लोग इन पुस्तकों के साथ दवाएं भी रख देते थे, इस उम्मीद में कि इन दवाओं में कुछ दैविक क्षमता प्रवेश कर जाएगी। बेशक यह सब बहुत साल पहले हुआ करता था। काफी समय से अब ये पूजा गृह खाली पड़े थे, लेकिन लोग तो अभी भी आत्माओं के साथ रहने के अभ्यस्त थे। जब सामंती अंधविश्वासों को समाप्त करने के अभियान के तहत यहाँ अधिकारियों का आगमन हुआ, तब गांव वालों को बौद्धिक तत्व से वंचित तो कर दिया गया, लेकिन उन लोगों ने अपने पूजा ग्रहों को बनाए रखा। इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि भले ही कोई बाहरी शक्ति किसी तरह आपके हृदय के अंदर प्रवेश कर जाए और अंदर से सारी चीजें निकाल बाहर करे, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत उसके ढांचे को यानी आपके हृदय को बाहर नहीं निकाल सकती। लोग जब अपने खाली पूजा ग्रहों को देखते तो सचमुच उन्हें अपने दिलों के अंदर का खालीपन दिखाई देता। वे उस दिन के इंतजार में रहते कि कभी न कभी यह खालीपन भर जाएगा। अनेक वर्षों तक लोगों ने इसी तरह इंतजार किया। महान सांस्कृतिक क्रांति के शुरू होने के कुछ ही समय बाद आखिरकार इन खाली पूजा ग्रहों को भरने का उपाय ढूंढ लिया गया और अब यहाँ उपासना के लिए कुछ नई चीजें रख दी गई। अब पूजा ग्रह के दोनों तरफ लाल रंग के कागज चिपकाए गए, जिन पर कुछ सूक्तियां लिखी होती थी। बाईं तरफ के कागज पर एक सूक्ति लिखी थी, हमारे सर्वशक्तिमान नेता को असीम दीर्घायु प्राप्त हो। दाईं तरफ के कागज पर लिखी सूक्ति थी, हमारे उप कमांडर इन चीफ लिन को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो। पूजा ग्रह के बीच में खड़िया मिट्टी से बनी अध्यक्ष माओ की प्रतिमा रखी गई थी। गांव के अधिकारियों ने समय बर्बाद किए बगैर गांव के लोगों को कम्यून के मुख्यालय में भेजा ताकि नई तरह की प्रार्थना का उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके और इस नई प्रार्थना को वे ची गांव तक ला सके। यह नया समारोह परिवार के वयस्कों के साथ शुरू किया गया और इसमें परिवार के सदस्यों को 2 हिस्सों में बांटकर पूजा ग्रह के दोनों तरफ खड़ा कर दिया गया। हर व्यक्ति के हाथ में अध्यक्ष माओ की लाल किताब थमा दी गई, ऐसे वे हवा में लहराते थे। इसके बाद समारोह का पहला हिस्सा एक गीत के साथ शुरू हुआ, जिसके बोल कुछ इस तरह थे, अध्यक्ष माओ हमारे प्रिय और आदरणीय नेता। अध्यक्ष माओ कितने प्रिय और आदरणीय, आप हमारे दिलों में बसे हैं, चमकते लाल सूरज की तरह। और इसी तरह की कई सारी पंक्तियां। इसके बाद अगले चरण के रूप में लाल किताब की पंक्तियां पढ़ी जाती थी। ची गांव के अधिकांश लोगों को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन युवकों की याददाश्त बहुत तेज थी, लिहाजा वे अपने परिवारों का नेतृत्व खुद करते थे और उन पंक्तियों को दोहराते थे जिन्हें उन्हें रटाया गया था। मसलन, क्रांति कोई डिनर पार्टी नहीं है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना ओखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। गांव के बड़े बुजुर्ग चीनी भाषा में नहीं बोल पाते थे, इसलिए इस पंक्ति को दोहराते समय उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती थी और वे टूटी फूटी भाषा में किसी तरह बोलते, क्रांति डिनर पार्टी नहीं है। समारोह का तीसरा चरण दोहे जैसे कुछ पंक्तियों का पाठ करना था। इस मामले में भी नौजवानों ने ही नेतृत्व संभाला। हम अत्यंत सम्मान पूर्वक कामना करते हैं कि हमारे सर्वशक्तिमान नेता अध्यक्ष माओ दीर्घजीवी हो। इसके जवाब में वहां मौजूद लोग लाल किताब को हवा में लहराते हुए इन्हीं पंक्तियों को दोहराते थे। फिर कहा जाता था, हमारी कामना है कि उपाध्यक्ष लिन स्वस्थ रहें। इसे भी लोग स्वस्थ रहें कहकर अपनी कामना प्रकट करते थे। समारोह के अंत में सभी लोग उस मंदिर के अंदर लाल किताब को रख देते थे और इसके बाद अपने बर्तनों में पतला सूप निकालकर सुड़कते हुए पीने लगते थे। यही वह वक्त था जब कार्यदल के नेता किलसंग वांगडू बीमार पड़े। सबसे पहले उनके चेहरे की मांसपेशियां ऐंठने लगी और फिर उनके हाथों और पैरों में ऐंठन शुरू हो गई और उसके बाद वह फर्श पर गिर पड़े। उनका सारा
शरीर अकड़ गया और आंखें बाहर को निकल आई। दांत एक दूसरे से लड़ते हुए किटकिटाने लगे। यह सारा कुछ किसी भूत के प्रकोप का संकेत था। कम से कम गांव के लोग अपने अनुभव के आधार पर इसी नतीजे पर पहुंचते थे। बेयरफुट डॉक्टरों के क्लिनिक ने उन्हें सफेद रंग की 2 गोलियां निगलने को दी, लेकिन इससे शरीर की ऐंठन में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद उन्हें पीले रंग की गोलियां दी गई, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि नए तरीके के दवाओं से कोई लाभ नहीं हो रहा था, इसलिए सोचा गया कि क्यों ना पुराने तरीके को आजमाया जाए। चरागाहों में जब तमाम जंगली झाड़ियां उग जाती थी तो वहां भी यही किया जाता था। आधुनिक उपकरणों के अभाव में गांव वाले अपने ओझा पर भरोसा करते थे, जिसके अंदर इतनी क्षमता थी कि वह हवा और आत्माओं से कह सके कि वे चरागाह के झाड़ झंखाड़ को सुरक्षित ढंग से जला दें। लेकिन वांगडू के मामले में भी पुराना तरीका बहुत प्रगतिशील था। उन्हें उठाकर बैठाया गया। अब जरूरत थी कि किसी पवित्र ग्रंथ को उनके सिर पर रखा जाए। इसके लिए अध्यक्ष माओ की लाल किताब को चुना गया। इसके बाद लोगों ने साइप्रस पेड़ की टहनियों को जलाया। दरअसल मामला धुएं का असर दिखाना था। जलाते समय उन टहनियों के साथ उन्होंने थोड़ा लोहबान, सिंदूर और पौष्टिक सुंघनी मिला दी। फिर पवित्र पुस्तक का एक पन्ना फाड़कर निकाला गया, उसे जलाया गया और उसकी राख को किसी तरल पदार्थ में मिलाया गया और उस पदार्थ को वांगडू के मुंह में डाल दिया गया। दवा के असर से उसे कई छींकें आई, लेकिन धीरे धीरे उसे राहत महसूस हुई और शरीर की ऐंठन बंद हो गई। लेकिन यह सब अस्थायी उपाय था, जिसका मकसद यह था कि थोड़ा ठीक होते ही वांगडू को कम्यून के अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। वहां उसे कुछ इंजेक्शन लगाए जाएंगे और दवाएं दी जाएंगी। अस्पताल पहुंचाने के लिए घोड़े का इंतजाम करते करते अंधेरा हो गया। आसमान से चंद्रमा की ठंडी किरणें जमीन पर पड़ने लगी। पानी की तरह साफ और सरल किरणें पूरी तरह धरती को आराम पहुंचा रही थी। लगातार ऐंठन होने से केलसंग वांगडू इतने कमजोर हो गए थे कि वह घोड़े की पीठ पर बगैर किसी सहारे के बैठ नहीं सकते थे। जैसे ही उन्हें बैठाया गया, वह एक भरे हुए बोरे की तरह लुढ़क कर जमीन पर गिर गए। चांदनी रात में पीठ के बल जमीन पर पड़े वह चीखने लगे, हाय हाय, मैं अब मर जाऊंगा, एकदम मर जाऊंगा। केलसंग वांगडू एक भले व्यक्ति थे और इसी वजह से गांव के लोगों ने उन्हें अपना नेता बनाना चाहा था। लेकिन वह बहुत कमजोर व्यक्ति भी थे। ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अपनी तकलीफों का नकाब तैयार रखता था और जैसे ही उसे थोड़ी भी तकलीफ या असुविधा होती थी, उस नकाब को चेहरे तक चढ़ा लेता था। शरीर में जब तक थोड़ी भी ताकत रहती थी, वह उस ताकत का इस्तेमाल इसी कोशिश में करते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी तकलीफ के बारे में जानकारी मिल जाए। बेशक इस बार वे सचमुच बहुत बीमार थे और इसलिए इस बार की उनकी चीखें आम चीखों से ज्यादा तेज थी। परिवार के सदस्य भी इस बार सचमुच चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह किसी तरह लगातार चीखते और कराहते रहेंगे तो उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बचेगी कि वह बीमारी का मुकाबला कर सके। लेकिन उनकी पत्नी और बेटी को एक इलाज के बारे में जानकारी थी जो कभी विफल नहीं हुई थी। इस इलाज के कारगर होने से केलसंग के चरित्र की एक प्राण विचित्रता भी उजागर होती थी। जब भी वह तकलीफ में होते, उस समय अगर उन्हें अपनी पत्नी या बेटी का चुंबन मिल जाता तो वह ठीक हो जाते। इसलिए उनकी पत्नी आगे झुकी और उसने उनके हाथ को चूम लिया और फिर बेटी ने आगे बढ़कर उनके माथे को चूमा। केलसंग वांगडू आखिरकार शांत हो गए। वैसे उनका चेहरा अभी भी पीला पड़ा हुआ था और उनकी आंखों में एक लाचारगी और निराशा का भाव दिखाई दे रहा था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कुछ कहा, चोट लग रही है। जिस तरह उन्होंने यह बात कही, उससे ऐसा लगा जैसे वह अपनी भावनाओं को न बताकर किसी को संबोधित कर रहे हों। तो यहाँ और यहाँ और यहाँ उन्होंने शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूते हुए कहा। अपनी कुंडलियों, गर्दन और कलाई को छूकर बताया।
लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी छोटी आत्मा ने उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया हो और शरीर के विभिन्न हिस्सों से वह उछलते हुए गुजर रही हो। अचानक उन्होंने दाहिने हाथ की हथेली से बाएं हाथ की एक उंगली को कसकर पकड़ लिया और चिल्ला पड़े, यहाँ। इसके बाद उन्होंने राहत की सांस ली, जैसे मन पर से कोई भारी बोझ उतर गया हो, और कहा, मैंने पकड़ लिया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों के लिए अब यह कुछ ज्यादा ही था और वे मुंह दबाकर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। कुछ हाथ मदद के लिए आगे आए और उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाकर उठा लिया गया। अब नदी के मुहाने की तरफ बढ़ना था, जहां से चौड़ी घाटी तक जाने का रास्ता शुरू होता था। वही उनका गंतव्य था, कम्यून का मुख्यालय। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। स्ट्रेचर लेकर चलने वालों के साथ साथ गांव वालों की भीड़ भी चलती रही और उन लोगों ने गांव के सीवान को पार करा दिया। उनसे विदा लेने के लिए केलसांग वांगडू तो स्ट्रेचर पर थोड़ा उठकर बैठ भी गए। धीरे धीरे स्ट्रेचर दूर होता गया और चांद की रोशनी में विलीन हो गया, जिसकी परतें इतनी मोटी थी जैसे कोहरे की परतें हों। इस समय तक सब लोग उस काले बादल के बारे में भूल चुके थे, जिसे कुछ समय पहले देखा गया था और जिसने लोगों के मन में चिंता पैदा कर दी थी। लेकिन गांव के छोर पर से केलसांग वांगडू को विदा करते समय एक बार उन्हें फिर आकाश में उसी स्थान पर वह बादल दिखाई दिया। इस समय उसका रूप थोड़ा बदला हुआ था। ऊपर की तरफ चांद की रोशनी के साथ भूरापन लिए चांदी जैसी सफेद परत दिखाई दे रही थी, जबकि नीचे का हिस्सा लाल रंग की झिलमिलाहट लिए हुए था। प्राचीन परंपराओं को ध्यान में रखें तो यही सलाह दी जाती थी कि जब भी कोई अशुभ चीज या चिंता पैदा करने वाली चीज दिखाई दे तो उससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ऐसा अभिनय करें जैसे उसे देखा ही नहीं है। गांव के लोगों ने चालाकी से इस तरीके का पालन किया और पहले देखे गए दृश्य को इसी तरह भुलाने की कोशिश की, लेकिन उन बादलों के स्वरूप में तब से अब तक कोई तब्दीली नहीं दिखाई दी। वे अब अधिक समय तक अपने सोच को जारी नहीं रख सके थे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर देखा कि लाल रंग की झिलमिलाहट वाले नीचे के हिस्से में एक खड़बड़ी सी मची थी, जिससे विशालकाय लपट आकाश में चारों तरफ फैल रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़े झंडे को लहरा रहा हो। सारा कुछ दिन के उजाले की तरह साफ साफ दिखाई दे रहा था। लाल दहकती चमक इतनी तेज थी कि इसने चांद की समूची रोशनी को अपने अंदर समेट लिया था। भीड़ के मुंह से किसी आकस्मिक संकट को देखने जैसी चीख निकली और उसी समय एक गधे के गींजने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। लोगों ने सोचा कि यह तो दोरजी का गधा है जो बहुत दिनों से अपने मालिक से बिछड़ा हुआ है। उन्होंने देखा कि वह गांव के प्रवेश द्वार के पास बड़े नाटकीय ढंग से एक टूटी हुई दीवार पर खड़ा है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई होनहार भेड़िया खड़ा हो। उसने अपनी गर्दन भी भेड़िए की तरह ही बाहर निकाल दी थी और रात के सन्नाटे को अपनी आवाज रहा था। उस रात समूचा दृश्य कुछ अति यथार्थवादी और स्वप्निल रूप लिए हुए था। गधा अचानक दीवार पर से उछलकर नीचे आ गया और बड़े ऊटपटांग ढंग से दौड़ता हुआ नदी के मुहाने की ओर बढ़ा। देखते देखते उसने स्ट्रेचर उठाकर चल रहे लोगों को पार कर लिया, जबकि लोग चिल्लाकर उसे आवाज देते रहे ताकि वह भी उनके साथ चल सके। लेकिन वह अपने कान ऊपर उठाए भागता ही रहा और गांव के लोगों की दोस्ताना आवाजों की अनसुनी करते हुए अंधेरे में कहीं विलीन हो गया। लोग सोचने लगे कि ऐसी हालत में यह कहाँ जा रहा है। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि उनके किसी जानवर को ची गांव से बाहर की अनजान दुनिया में जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है।
वैसे वे अभी कुछ क्षण बाद मुख्य सड़क पर आने वाले थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर उन्होंने नए इलाके में प्रवेश कर लिया था। गांव के बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी गांव से बाहर कदम रखा हो, इसलिए सचमुच यह हैरानी की बात थी कि उनका कोई गधा गांव से किसी को साथ लिए बगैर इतनी दूर चला जाए। लेकिन इस नए जमाने में आज कुछ भी वैसा नहीं हो रहा था जैसा पहले हुआ करता था। कभी भी और किसी भी जगह कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती थी जिन्हें समझ पाना मुश्किल था। गांव वालों को यह बात अच्छी तरह पता थी, इसलिए उन्होंने गधे के बारे में अपने दिमाग पर ज्यादा बोझ डालने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन यह तो वे मानते ही थे कि जो कुछ उन्होंने देखा वह बेहद अजीब था। बीमार केलसांग वांगडू ने भी इसमें गहरी दिलचस्पी लेनी शुरू की। उन्होंने पूछा, अभी क्या था जो इतनी तेजी से दौड़ता हुआ गया? क्या कोई हिरण था? ऐसा लगता था जैसे कोई हिरण दौड़ रहा हो। इसी गांव में केलसांग वांगडू की गिनती अच्छे शिकारियों में होती थी। जब वह राइफल लेकर जंगल में शिकार के लिए निकलते तो उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल जाता। जंगल में वह बेहद सतर्क और चुस्त रहा करते थे और बहादुर भी, जबकि लोगों के साथ रहते समय उनकी शख्सियत बिल्कुल अलग थी। यह दोरजी का गधा था, किसने जोर से कहा। दोरजी का गधा? उन्होंने अविश्वास व्यक्त करते हुए जवाब दिया, जी हाँ, दोरजी का गधा। काफी मेहनत करने के बाद केलसांग वांगडू चौकी पर बैठ गए, लेकिन गधा पहले ही आंखों से ओझल हो चुका था। वह हाथ टिकाकर अधेटी मुद्रा में थोड़ी देर तक पड़े रहे और फिर जल्दी ही हैरानी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, जरूर दोरजी जेल से छूट गया होगा, लेकिन लोग तो कह रहे थे कि इस बार उसका काम तमाम कर दिया गया है और अब वह कभी वापस नहीं आएगा। किसी ने कहा, क्या पता, केलसांग वांगडू ने जवाब दिया, लेकिन यह शानदार गधा सब कुछ जानता होगा। उसे पता है कि उसका मालिक जेल से वापस आ चुका है। वह कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर में फिर बड़ी तेज ऐंठन हुई और वह लेट गए। अब उनके गले से किसी भेड़ के मिमियाने जैसी कराह निकलने लगी। इसी गांव में आमतौर पर लोग यह मानते थे कि अगर कोई अपने जीवन काल में अच्छा शिकारी है तो वह खास तौर पर अपने ऊपर अपने कर्मों के कर्ज का भारी बोझ लाद लेता है, जो बीमारी के दौरान जंगली जानवरों की अलग अलग आवाजों के रूप में अभिव्यक्त होने लगता है। और केलसांग वांगडू के मिमियाने की आवाज ने किसी मरते हुए हिरण की कराह का रूप ले लिया था और थोड़ी ही देर बाद यह आवाज मरती हुई जंगली भेड़ की आवाज में तब्दील हो गई। उस सफर के दौरान लगभग सभी जानवरों की आवाजें उनके मुंह से निकलती रहीं। अगर कोई शिकारी बीमारी के समय इस तरह की आवाजें निकालता हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि यमदूत उसके करीब पहुंचने वाला है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी खोखला पहाड़ बस यही था, लेकिन अगले अंक में भी हमारी यह कहानी जारी रहेगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इसी के साथ हमारा आज का यह चीनी कहानी कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है।
दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि दैत्य की आज्ञा पाकर वानर सीधा रानी के पास पहुंच जाता है और उसे सारी बात और सारी योजना बता देता है। रानी वानर की बात मानकर दैत्य को रिझाने लग जाती है और खुशी महसूस करती है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। वानर ने दानव को उसकी कृपालुता के लिए बहुत ही धन्यवाद दिया और उसके साथ तेजी से अंतःपुर के दरवाजे की ओर चल पड़ा। वहाँ महारानी ने दानवराज का मुस्कुराकर स्वागत किया और फिर वह दोनों हाथों से उसकी बाजू थाम कर आगे बढ़ी। दानवराज एक फूहड़ आवाज करता हुआ पीछे हट गया। वह बोला, नहीं नहीं श्रीमती जी, यह नहीं हो सकता। हालांकि मैं आपके इस प्रेम प्रदर्शन के लिए आपका बहुत आभारी हूँ, लेकिन यह सोचकर कि कहीं मेरे हाथ को चोट न सहनी पड़े, मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। महारानी ने प्यार से कहा, बैठिए महाराज, आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। दानवराज ने जवाब दिया और पूछा, कहिए आपको क्या कहना है। महाराज, आपने मेरे प्रति जो प्रेम दिखाया है उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आगे महारानी बोलने लगी, पिछले 3 वर्ष से आप मेरे शयन कक्ष में रमण नहीं कर पाए। हालांकि हम दोनों जन्मों जन्मांतर से एक दूसरे के परिणय सूत्र में बंधे हैं, पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी महाराज कि मेरे साथ एक पत्नी के समान नहीं बल्कि आप एक अजनबी के समान बर्ताव करेंगे। मुझे याद है जब मैं पुरपुरिया राज्य की महारानी थी, वहाँ के महाराजा विदेशियों से प्राप्त होने वाले सभी मूल्यवान उपहारों को उनका अवलोकन करने के बाद मुझे सौंप देते थे। लगता है आपके पास यहाँ कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है। आपके सेवक पशुओं की खाल ओढ़ते हैं और खून पीते हैं। यहाँ मुझे ना तो बारीक रेशम या किम खास के वस्त्र दिखाई देते हैं और ना सोने या मोती के कोई भी आभूषण। सभी लिहाफ और कंबल थाल या नमदे के बने हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ मूल्यवान वस्तुएं होंगी, लेकिन आप उन्हें मुझसे दूर रखना चाहते हो, क्योंकि आप तो मुझे एक अजनबी समझते हैं ना। लोग कहते हैं कि आपके पास 3 घंटियां हैं। मैं सोचती हूँ ये जरूर कोई मूल्यवान निधियां होंगी। क्या बात है कि आप उन्हें हमेशा अपने पास रखते हैं, यहाँ तक कि उठते बैठते या यात्रा करते समय भी अपने साथ ही ले जाते हैं। उनकी देखभाल का जिम्मा आप मुझे क्यों नहीं सौंप देते? जब जरूरत हो आप उन्हें मुझसे वापस ले लेना। इस तरह मुझे भी लगेगा कि मैं आपकी पत्नी हूँ और हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास है। आपके ऐसा ना करने का एकमात्र कारण यही हो सकता है कि आप मुझे अभी तक एक अजनबी समझते हैं। अब क्या था, यह सुनकर दानवराज जोर से हंस पड़ा। फिर उसके सामने झुककर बोला, आपकी यह शिकायत बिल्कुल वाजिब है श्रीमती जी। आज से मूल्यवान निधियों की देखभाल के लिए मैं आपको पूरा जिम्मा देता हूँ। घंटियों को बाहर निकालने के लिए उसने अपने कपड़े उतार दिए। जब दानवराज अपने कपड़ों की 2-3 परतों को उतार रहा था तो वानर एक टक देख रहा था। त्वचा से सटी 3 घंटियां दैत्यराज ने उतार ली और उन्हें कुछ रुई ठूस कर उन्हें चीते की खाल में लपेट दिया। फिर उन्हें महारानी को देता हुआ दानवराज बोला, ये कोई खास चीजें नहीं हैं, फिर भी इन्हें सावधानी से संभाल कर रखना और चाहे जो भी करो इन्हें हिलाना मत। महारानी ने दानवराज की बात सुनकर जवाब दिया, मैं समझ गई हूँ, मैं इन्हें अपनी श्रृंगार मेज पर रख दूंगी, जहाँ से इन्हें कोई नहीं ले जा सकेगा। तब उसने आदेश दिया, परिचारिकाओं, एक शानदार भोज का इंतजाम करो। महाराज और मैं मदिरा पान करेंगे। रानी के आदेश को सुनकर परिचारिकाएं खाना लेने तुरंत फूल, फल, साग, सब्जियां, जल, हिरन, खरगोश का गोश्त और पीने के लिए नारियल के ताड़े ले आई। महारानी ने नाज नखरा करके प्रेतात्मा को मोहित कर लिया। इस बीच वानर घंटियों को लेने जा पहुंचा।
रास्ता टटोलते हुए श्रृंगार मेज के पास पहुंचकर उसने धीरे से तीनों घंटियों को उठाया, अंदर के दरवाजे से चुपचाप बाहर निकला और गुफा महल छोड़कर सीधा बाहर की ओर चल गया। जब वह मंडप में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए उसने चीटी की खाल की पोटली खोलकर उसमें लिपटी घंटियों को देखा। एक घंटी चाय की प्याली के बराबर और बाकी 2 मुट्ठी के बराबर थी। जल्दबाजी में वह रुई अलग करने की मूर्खता कर बैठा। अचानक जोर से धमाका हुआ और धुआं, आग की लपटें और रेत का अंधड़ तेजी से आकाश में उबलने लगा। वानर ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ नहीं कर पाया। अब तक सारे मंडप में आग लग चुकी थी और दरवाजा पर तैनात सभी प्रेतात्मा अंदर जमा हो गए थे। दानवराज भी चौंक पड़ा और घबरा कर बोला, आग को फौरन बुझा दो। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि गमनागमन ने स्वर्ण घंटियां हाथ में उठाई हुई है। उसके पास जाकर दानवराज जोर से चिल्लाया, अरे ओ हरामखोर, मेरी मूल्यवान स्वर्ण घंटियों को तूने क्यों चुराया? कौन सी शरारत का इरादा है तेरा? पकड़ लो इसे। बाघ व रीछ, सेनापति, चीता व तेंदुआ, चमूपति, हाथी, भूरे भेड़िए, चालाक जलमृग, चतुर खरगोश, लंबे सांप, भारी भरकम अजगर, मानुष और फाटकों पर तैनात सारे के सारे सैनिक एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े। वानर तो बहुत डर गया था। स्वर्ण घंटियों को नीचे गिराकर वह अपने असली रूप में लौट आया। फिर उसने अपना लोह दंड निकाला और दंड युद्ध कौशल के अनुरूप उसे जोर से घुमाते हुए दानवों पर वार करना शुरू कर दिया। दानवराज ने अपनी मूल्यवान घंटियों को उठा लिया और आदेश दिया, मुख्य फाटक बंद कर दो। कुछ व्यक्तियों ने फाटक बंद कर दिया और बाकी युद्ध में कूद पड़े। बाहर निकलने में असमर्थ वानर ने अपना दंड छोटा बनाकर उसे अपने कान में रख दिया। अपने शरीर को झकझोर कर एक छोटी सी मक्खी का रूप धरकर और पत्थर की एक ऐसी दीवार पर वह जा बैठा जहाँ की लपटें नहीं पहुँच पा रही थीं। उसे कोई दानव नहीं खोज पाया। उन्होंने अपने राजा को सूचना दी, महाराज, चोर भाग गया है, चोर यहाँ से भाग गया है। दानवराज ने पूछा, क्या वह फाटक से भागा है? सामने का फाटक तो मजबूती से बंद है। दैत्यों ने जवाब दिया, वहां से भागने का सवाल ही नहीं उठता। दानवराज ने तभी आदेश दे दिया, अंदर अच्छी तरह से तलाश करो, वह यही कहीं छुपा होगा। तो दानव आग बुझाने के लिए पानी लेने चले गए और बाकी के वानर को तलाश करने में जुटे हुए थे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। दानवराज ने गुस्से में भर कर कहा, कितनी जुर्रत है इसमें, पहले गमनागमन का रूप धर लिया, फिर संदेश देने के लिए मेरे पास आ पहुंचा और तब तक मेरे साथ रहा जब तक उसे मेरी बहुमूल्य निधि चुराने का मौका नहीं मिला। भाग्यवश वह स्वर्ण घंटियों को यहाँ से ले जाने में सफल नहीं हो पाया। अगर वह उन्हें पर्वत की चोटी पर ले जाता और वहां से दैवी झंझावात उमड़ पड़ता तो सर्वनाश हो जाता। यह कैसा चोर है? बाघ सेनापति ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, महाराज, देवलोक की कृपा से आपका भाग्य बहुत अच्छा है। क्योंकि भाग्य ने अभी हमारा साथ नहीं छोड़ा है, इसलिए हमें उसका पता चल गया है। फिर रीछ चमूपति ने आगे आकर कहा, महाराज, यह चोर दरअसल सुनखुन है, जिसने हमारे अग्रिम योद्धा को मार भगाया है। मैं सोचता हूँ इसने गमनागमन को रास्ते में ही मार डाला होगा और फिर उसकी पीली पताका, घड़ियाल और हाथी दांत पलट लेकर और उसका रूप धरकर महाराज को धोखा देने यहाँ आया होगा। दानवराज ने जवाब दिया, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर उसने आदेश दिया, सिपाहियों, एक बार फिर और पूरी सावधानी के साथ उसे तलाश करो, एकदम चौकन्ने रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, फाटक हरगिज मत खोलना।
उसे किसी हालत में यहाँ से बाहर नहीं निकलने देना। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि वानर दैत्य की अनमोल्य निधि वह घंटियां चोरी कर भाग रहा होता है कि अचानक वह अपने हाथों से छूट जाती है और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। वह फटाफट मक्खी का रूप धरकर छूट जाता है और सभी प्रेतात्मा उसे ढूंढने में लग जाते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। शांत होने तक हल्ला गुल्ला होता रहा पर वानर का कोई सुराग नहीं मिला। दानवराज मंडप में जा बैठा और दानवों को वहां बुलाकर उसने सभी फाटकों के द्वारपालों को आदेश दिया कि वे नगाड़े बजाएं, संकेताक्षर पूछे, ढोल बजाएं और घड़ियाल खड़काएं। सब लोगों ने कहा कि वे अपनी कमान पर तीर चढ़ाकर और म्यान से तलवार बाहर निकालकर पूरी रात बारी बारी पहरा दी। सुनखुन, जिसने एक मक्खी का रूप धर लिया था, वह फाटक के पास बैठा था। सामने के फाटक पर कड़ा पहरा देखकर वह पंख फैलाकर उड़ता हुआ अंदर के फाटक पर जा पहुंचा और वहां का नजारा देखने लगा। उसने देखा स्वर्ण प्रताप महारानी एक नीची मेज के सामने सिर झुकाए बैठी है और अपनी उदास आंखों से चुपचाप आंसू बहाए जा रही है। वानर उड़कर अंदर चला गया और धीरे से उसकी काली केश राशि पर बैठकर उसका रोना सुनने लगा। वानर ने उड़कर महारानी के कान के पीछे जाकर धीरे से फुसफुसाया, राजकुल श्रेष्ठ महारानी जी, चिंता न करें, मैं परम पावन भिक्षु सुनखुन हूँ और आपके देश से यहाँ आया हूँ। मैं अभी भी जिंदा हूँ। मेरी बेसब्री दिखाने की वजह से ही यह सब हुआ है। मैंने आपकी श्रृंगार में से स्वर्ण घंटियों को चुरा लिया था। जब आप दानवराज के साथ मदिरा पान कर रही थी, उस समय मैं चुपचाप बाहर निकलकर सामने वाले मंडप में जा पहुंचा। स्वर्ण घंटियों को एक नजर देखने के लालच में मैंने अनचाही ही घंटियों में ठूसी रुई निकाल दी और जैसी ही घंटियां बजने लगे, आग की लपटें, धुआं और रेत तेजी से उमड़ पड़े। मैं डर गया और घंटियों को एक तरफ फेंककर अपने असली रूप में लौट आया। फिर मैंने अपने लौहदंड की मदद से बाहर भागने की बहुत कोशिश की। जब असफल रहा तो इस डर से कि कहीं वे मुझे मार न डाले, मैंने एक मक्खी का रूप धर लिया और अब तक दरवाजे में छिपा रहा। दानवराज ने अब पहरा और ज्यादा कड़ा कर दिया है और फाटक खोलने की कोई संभावना नहीं है। क्या आप इस पत्नी के रूप में उसे प्रलोभन देकर शयन के लिए यहाँ बुला सकती हैं, ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं और आपको छुड़ाने का कोई और उपाय कर सकूं? वानर की बात सुनकर महारानी कांप उठी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो किसी प्रेत आत्मा ने उसे खींच दिया हो। उसे लगा जैसे उसकी दिल पर वो मसूल से चोट पहुंचा रहा हो। आंखों से आंसू बहाते हुए रानी ने पूछा, क्या आप मनुष्य हैं या प्रेत आत्मा? वानर ने जवाब दिया, ना मैं मनुष्य हूँ और ना प्रेत आत्मा। इस वक्त मैं एक मक्खी बनकर यहाँ बैठा हूँ। डरिए मत, जल्दी कीजिए और दानवराज को यहाँ बुला लाइए। महारानी को उस पर अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो रोती रोती धीमी आवाज में बोली, इस तरह दुस्वप्न बनकर मत आओ। दानव बोला, मैं दुस्वप्न बनकर नहीं आया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए और उसे खोल लीजिए। मैं कूद कर उस पर बैठ जाऊंगा, तब आप मुझे देख सकेंगी। महारानी ने ऐसा ही किया। महारानी ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। वानर उड़कर उसकी हथेली पर जा बैठा। महारानी ने अपनी कोमल हथेली ऊपर उठाकर कहा, परम पावन भिक्षुवर। वानर ने धनधनाते हुए जवाब दिया, मैं रूपांतरित परम पावन भिक्षु हूँ। केवल तब रानी को उस पर विश्वास हुआ।
उसने पूछा, जब मैं दानवराज को यहाँ बुलाऊंगी तो आप क्या करेंगे? वानर ने जवाब दिया, एक पुरानी कहावत है, किसी के प्राण लेने के लिए मदिरा से बेहतर कोई चीज नहीं होती। एक अन्य कहावत भी है, किसी समस्या को हल करने के लिए मदिरा का ही सहारा लेना सबसे उम्दा होता है। मदिरा एक अत्यंत उपयोगी वस्तु है। सबसे अच्छा यह होगा कि उसे ढेर सारी मदिरा पिला दी जाए। अपनी एक दासी को अंदर बुला लीजिए ताकि मैं उसे देखकर ठीक उसी के समान रूप धर लूं और आपकी सेवा में हाजिर रहूं। तब मैं आपको अपने कर्तव्य दिखा सकूंगा। महारानी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वानर ने कहा। उसने पुकारा, वसंत सुंदरी, तुम कहाँ हो? एक सुंदर सी चेहरे वाली लूमड़ी पर्दे के पास आई और झुककर बोली, क्या आदेश है मेरे लिए राजकुल श्रेष्ठ महारानी की? महारानी ने आदेश दिया, दासियों से कह दो कि वे अंदर आकर रेशमी कंडीलों को जला दें, कस्तूरी की कुछ अगरबत्तियां भी जला दे और मुझे राजमहल के आगे के भाग में पहुंचा दे। अब मैं महाराज को सोने के लिए बुलाऊंगी। वसंत सुंदरी ने अंदर जाकर 7-8 हिरण और लूमड़ी प्रेतात्मा को पुकारा। उन्होंने 2 जोड़ी कंडीलों और 1 जोड़ी सुबाए धूपदान को उठा लिया। ये सब उसके दोनों ओर पंक्ति बनाकर खड़ी हो गई। अभी महारानी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर ही रही थी कि महान मनुष्य वानर अचानक गायब हो गया। अपने पंख पसार कर विलक्षण वानर ने वसंत सुंदरी के सिर की ओर उड़ान भरी। पैर अपना एक बाल तोड़कर तिलिस्मी फूंक मारी और बोला, बदलो। बाल ने इस निद्रा कीट का रूप धर लिया कि वह धीरे से वसंत सुंदरी के चेहरे पर जा पहुंचा। किसी के चेहरे पर पहुंचने के बाद निद्रा कीट उसके लखनों के अंदर घुस जाता है, जिससे उसे नींद आने लगती है। वसंत सुंदरी को भी नींद आने लगी। वह खड़ी न रह पाई। डगमगाते पांवों से वह तेजी के साथ उस जगह जा पहुंची जहां पहले आराम कर रही थी और धम्म से नीचे गिरकर गहरी नींद में सो गई। तब वानर जमीन पर कूद गया और अपने शरीर को जोर से झकझोरते हुए उसने वसंत सुंदरी का रूप धर लिया। फिर वह लौटकर पर्दे के पास पहुंच गया और बाकी लोगों के साथ पंक्ति में खड़ा हो गया। जब स्वर्ण प्रासाद महारानी ने राजमहल के आगे के भाग में प्रवेश किया तो एक छोटे दानव ने उसे देख लिया और अनिष्टकारी नक्षत्र अनुकूल को सूचना दे दी, महारानी जी आ चुकी है। महाराज अधिराज। दानवराज उसका स्वागत करने हड़बड़ाकर बाहर आ गया। महारानी ने कहा, महाराज, धुआं और आग खत्म हो चुकी है और चोर भी भाग गया है। रात काफी हो चुकी है। मैं आपको सोने के लिए बुलाने आई हूँ। बेहद खुश होकर दानवराज ने जवाब दिया, कितना ख्याल रखती हैं आप हमारा महारानी जी। चोर दरअसल सुनखुन था, जिसने हमारे अग्रिम योद्धा को हराने के बाद हमारे सेवक की हत्या कर दी थी और जो हमें धोखा देने के लिए उसका रूप धर कर यहाँ आ गया था। हम उसे काफी तलाश कर चुके हैं पर वह न जाने कहाँ गायब हो गया है। इस बात से हम बहुत परेशान हैं। महारानी ने जवाब दिया, वह पाजी यहाँ से भाग गया होगा। चिंता छोड़िए महाराज, आइए मेरे साथ शयन कक्ष में चलिए। महारानी को इतने आग्रह के साथ खुद आमंत्रण देते देखकर दानवराज इनकार नहीं कर पाया। उसने बाकी दानवों से कहा कि वे आग और दीप जलाकर चौकसी रखे और लुटेरों से चौकन्ने रहे। फिर महारानी के साथ वह अंदर आ गया। वानर ने जो सुंदर वसंत सुंदरी का रूप धरे हुए था, अन्य दासियों के साथ दोनों का मार्गदर्शन किया। महारानी ने आदेश दिया, महाराज के लिए मदिरा लाओ, वे थके हुए हैं। दानवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम सच में बहुत थके हुए हैं। फौरन कुछ मदिरा ले आओ, इससे हमारी महारानी का मन शांत हो जाएगा। नकली वसंत सुंदरी और बाकी सेविकाओं ने मेज पर फल और गोश्त के पकवान रख दिए और कुर्सियों को यथास्थान सजा दिया। महारानी ने अपना जाल ऊपर उठाया तो दानवराज ने भी वैसा ही किया।
दोनों ने अपने अपने जाम के मदिरा एक दूसरे को पिलाई। तो दोस्तों, आज की कहानी यही तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के नीचे बैंड इस प्रकार है। सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।